नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। हिंदी व्याकरण, सहायक क्रिया, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सहायक क्रिया सीखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार इसको जांचते हैं या परखते हैं या कैसे समझते हैं कि ये सहायक क्रिया ही है। तो चलते हैं, आओ पढ़ें। बच्चों, सहायक क्रिया समझने से पहले हम पहले कुछ वाक्य पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये वाक्य क्या कह रहे हैं आपसे। सबसे पहले, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। दूसरा वाक्य देखते हैं, करामत अली सुनकर खामोश रहे। उसका अनुभव हमने कर। चाची माँ के पास चली। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट। अरे, ये कैसे वाक्य हैं? ये तो बड़े अटपटे से वाक्य लग रहे हैं। बच्चों, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं, अधूरे लग रहे हैं। इसमें हमें कुछ कमी नज़र आ रही है। आखिर ये वाक्य किस प्रकार से होने चाहिए थे? चलो इस पे भी एक दृष्टि डालते हैं। अब फिर से इस वाक्य को पढ़ेंगे। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। अब लग रहा है यह कंप्लीट वाक्य है, यानी वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। अगर हम इस वाक्य को दौड़ तक पढ़ रहे थे तो कुछ अधूरापन सा लग रहा था, यानी वाक्य हमें अधूरा सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसमें पढ़ी, क्रिया को जोड़ दिया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और पूर्ण अर्थ भी प्रदान कर रहा है। दूसरा वाक्य भी देखते हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। अब यहाँ पर भी हमें पूरी तरह से अर्थ मिल रहा है कि आखिर वाक्य में क्या कहा जा रहा है। तीसरा वाक्य, उसका अनुभव हमने कर लिया। यहाँ पे भी हमें पर्याप्त अर्थ मिल रहा है, यानी इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ जो हमें मिलना चाहिए वो मिल रहा है। चाची माँ के पास चली आई। आई की जगह गई शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या गई भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आई लगाने के बाद जो वाक्य है पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, यानी वाक्य समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है। पांचवा वाक्य भी देखते हैं जो हमें अधूरा लग रहा था। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। तो बच्चों, इस प्रकार से जो अधूरे से वाक्य हमें लग रहे थे, आज इसी प्रकार के कुछ वाक्य पढ़ेंगे कि जिन्हें हम लोग सहायक क्रिया की तरह किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं या वाक्य में किस प्रकार से मदद करते हैं। तो चलते हैं। सहायक क्रिया समझने से पहले हम पहले संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक वाक्य में विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के लिए दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चों, एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ प्रदान करने वाली क्रियाएं होती हैं, जिसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती, तब जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है वह वाक्य का भाव अथवा अर्थ स्पष्ट कराती है। यानी आपको याद रखना है कि जो संयुक्त क्रिया होती है, एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है और वहाँ पर मुख्य क्रिया अपना काम पूरा नहीं करती है, वो दूसरी क्रियाओं पर आधारित रहती है, तब जाके वाक्य कंप्लीट होते हैं। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली क्रिया वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से हम समझे कि संयुक्त क्रिया क्या होती है और एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक संयुक्त क्रिया भी हो सकती है। अब पढ़ेंगे हम सहायक क्रिया की परिभाषा।
मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं सहायक का अर्थ होता है सहायता करना। तो बच्चों, इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सहायक क्रिया का अर्थ है सहायता करने वाली क्रिया, यानी मदद करने वाली क्रिया। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। नागर जी आप लिखते रहिए। अगर हम लोग वाक्य सिर्फ लिखते तक पढ़ते, नागर जी आप लिखते, तो समझ में नहीं आता कि बात क्या कही जा रही है। लेकिन जैसे ही रहिए क्रिया लगा दी गई, वैसे ही समझ में आ रहा है कि नागर जी से आग्रह किया जा रहा है कि आप आगे भी ऐसे ही लिखते रहिए। मजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगी। अगर जाकर रोने तक हम लोग पढ़ते तो वो भी अधूरा लगता। अब यहाँ पे मदद करने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? लगेगी। अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि सहायक क्रिया किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। यहाँ हम जो उदाहरण देख रहे हैं वो इस आधार पे देख रहे हैं कि अगर इन शब्दों को या इन क्रिया को नहीं लगाया जाएगा तो ये किस तरह से अधूरा अर्थ प्रदान करेंगे। सोनाबाई की लड़की कथकली पर डांस करने लगी। अगर सिर्फ डांस करने तक कहा जाता तो अधूरा था कि डांस करने लगी, करने लगेगी या किस प्रकार से होगा। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जैसा कि हम लोगों ने इस सेंटेंस को पहले भी पढ़ा था, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। बच्चों, जिन शब्दों को मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया है वो सारे शब्द हमारी सहायक क्रिया हैं, क्योंकि वो वाक्य को पूर्ण करने के लिए मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना हमारे सभी वाक्य अधूरे हैं। आगे चलते हैं। सहायक क्रिया संबंधी मुख्य बातें। सहायक क्रिया को किस प्रकार से लिखना है, उसका मूल रूप क्या होता है, उन सबको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सहायक क्रिया संबंधी कौन सी मुख्य बातें हैं, किस आधार पर हम लोग सहायक क्रिया को समझेंगे। सबसे पहले, सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के लास्ट में ही होती है, तो आपको वाक्य के बीच में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सहायक क्रिया है वो सिर्फ सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल, ऐसा नहीं। हम लोग तीनों काल में से किसी भी काल के उपभेद में उन वाक्यों को बना सकते हैं। तीसरा, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है या निकलता है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है तो वो वाक्य अधूरा होगा, अर्थ पूर्ण रूप से प्रदान नहीं करेगा, या हमें वाक्य स्पष्ट नहीं होगा कि उसमें कार्य क्या किया जा रहा है। इसलिए सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद ही आती है और वाक्य को पूरा करती है। चौथा, सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। यदि मुख्य क्रिया नहीं है तो वहाँ सहायक क्रिया भी नहीं होगी। सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच केवल नहीं अथवा न शब्द ही आ सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और शब्द नहीं आ सकता। तो बच्चों, आपको याद रखना है, जब आप सहायक क्रिया देखते हैं वाक्यों में तो वहाँ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में नहीं या न, इनके अलावा कोई अन्य शब्द नहीं आ सकता। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं। उनके हृदय में करुण रस समा ना सका। तो जैसे यहाँ पे समा का मतलब होता है समाना और सका मतलब सकना। अब ये दो क्रियाएं हैं। समा का मतलब समाना, जिस प्रकार से मैंने बताया, ये हमारी मुख्य क्रिया है, और सका मतलब हमारी सहायक क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में मदद कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों ने देखा कि न है, तो इस प्रकार से अगर न आता है तो ये भी सहायक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। दूसरा देखते हैं। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा नहीं हुआ। तो खड़ा यानी खड़ा होना, और हुआ तो यहाँ पे होना शब्द हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे नहीं शब्द का भी
आ सकता है। अब देखेंगे यदि वाक्य का अंत है, था, थी और थे से होता है तो उसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। बच्चों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इन पांचों में से अगर कोई भी शब्द वाक्य के अंत में आता है तो इन्हें सहायक क्रिया के रूप में कंसीडर नहीं करना है। इनके उदाहरण देखते हैं। तो उसकी सजा उसे लाठियों से दी गई है। तो दी हमारी मुख्य क्रिया है, गई हमारी सहायक क्रिया है और है जो शब्द है उसे हम लोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं लेते। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। तो जा हमारी मुख्य क्रिया है, सकते हमारी सहायक क्रिया है और है को हम लोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं गिनेंगे। इस प्रभाव का अनुभव मैं कर सकता था। कर हमारी मुख्य क्रिया है, सका या सकता जो हमारी सहायक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो था वाक्य के अंत में दिया गया है यह हमारी सहायक क्रिया नहीं है। राधा एक ही बात की रट लगाती थी। तो रट का क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया और लगाती सहायक क्रिया, और जो थी है वो हमारी सहायक क्रिया में नहीं आती है, इसके लिए उसे हम लोग नहीं देखेंगे। अहिंसा के मार्ग से ये प्रश्न हल हो सकते थे। तो हो से होना हो जाएगा जो कि हमारी मुख्य क्रिया है, सकते से सकना हो जाएगा जो कि सहायक क्रिया है, लेकिन थे ना तो सहायक क्रिया है ना ही मुख्य क्रिया है, इसके लिए उसे नहीं माना जाएगा। अब यहाँ अन्य उदाहरण देखते हैं। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। अब इस वाक्य में हम लोग देखेंगे कि सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। तो मुख्य क्रिया जुट और इसका मूल रूप क्या है? जुटना। सहायक क्रिया गए और मूल रूप जाना। यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। अब इसमें पहले देखेंगे मुख्य क्रिया क्या है, कर और मूल रूप करना। सहायक क्रिया दो यानी देना। तीसरा वाक्य आंखों से आंसू उतर आए। मुख्य क्रिया उतर और उसका मूल रूप है उतरना। सहायक क्रिया आए और मूल रूप है आना। आगे देखते हैं। नागर जी आप लिखते रहिए। तो इसमें देखेंगे सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया है लिखते जिसका मूल रूप है लिखना, और सहायक क्रिया है रहिए जिसका मूल रूप है रहना। पांचवा, मजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगी। अब यहाँ मुख्य क्रिया जो है रोने और जिसका मूल रूप है रोना। सहायक क्रिया लगेगी और मूल रूप है लगना। सोनाबाई की लड़की कथकली डांस करने लगी। यहाँ मुख्य क्रिया करने जिसका मूल रूप है करना और सहायक क्रिया है लगी जिसका मूल रूप है लगना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। मुख्य क्रिया दौड़ जिसका मूल रूप है दौड़ना। सहायक क्रिया पड़ी जिसका मूल रूप है पढ़ना। आठवां वाक्य करामत अली सुनकर खामोश रह गया। यहाँ मुख्य क्रिया है रह से हो गया मूल रूप रहना, और सहायक क्रिया गया से मूल रूप हो गया जाना। नौवां वाक्य रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप देखते हैं, मुख्य क्रिया देखते हैं। आ से होता है आना, यानी जो मूल रूप है वो है आना क्रिया, और सहायक क्रिया है पहुंची जिसका मूल रूप है पहुंचना। बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में सहायक क्रिया संबंधी प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना। तो जब आपको ये प्रश्न दिया जाएगा, इसके लिए आपको एक वाक्य दिया जाएगा। जैसे वे अंजुना बीच की पहाड़ी पर चढ़े होंगे। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें कहा गया है वे अंजुना बीच की पहाड़ी पर चढ़े होंगे। अब यहाँ पर आपको
सिर्फ सहायक क्रिया ही पहचाननी है और उसका मूल रूप लिखना है। जैसे होंगे सहायक क्रिया और होने का मूल रूप है होना। तो इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पत्रिका में लिखना है। और दूसरी तरीके से जो पूछा जाएगा प्रश्न वो है, दी गई मूल क्रिया का वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कीजिए। यानी आपको मूल क्रिया दी जाएगी लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, सहायक क्रिया के रूप में। तो उदाहरण देखते हैं। आपको यहाँ पे क्रिया कौन सी दी गई है, लगना। अब लगना के लिए आपको सहायक रूप बनाते हुए प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आपको वाक्य बनाना है। चांदनी में समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा। तो दिखने क्या हो गया, मूल क्रिया यानी मुख्य क्रिया, और लगा क्या हो गई हमारी सहायक क्रिया। तो उस आधार पर हम लोगों ने ये वाक्य तैयार किया है। तो बच्चों आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना होगा। यदि शब्द पहचानना है या क्रिया पहचाननी है तो जैसे मैंने 1 नंबर के लिए आपको दिया है उस प्रकार से लिखना है। लेकिन अगर आपको शब्द दिया गया है और आपको सहायक क्रिया के रूप में उसका वाक्य में प्रयोग करना है तो जिस तरह से मैंने आपको दूसरा वाक्य दिया है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। स्वाध्याय हेतु वाक्य। यहाँ मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूँ ताकि आप उसका अभ्यास कर सकें और देख सकें कि किस प्रकार से आप उन वाक्यों में सहायक क्रिया को पहचानेंगे। तो डालते हैं दृष्टि। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। तो यहाँ डाला जो शब्द है ये सहायक क्रिया है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, दिया हमारा सहायक क्रिया। काकी घटनास्थल पर आ पहुँची, पहुँची जो है सहायक क्रिया। फिसलने का डर हमेशा लगा रहा, रहा जो शब्द है सहायक क्रिया। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता। तो जाता शब्द हमारा, जी हाँ बिल्कुल ठीक, सहायक क्रिया। कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया, गया भी हमारी सहायक क्रिया। तो बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे कि हर सहायक क्रिया वाक्य के अंत में है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तो यहाँ आया जो शब्द है ये हमारी सहायक क्रिया है। उसका अनुभव हमने कर लिया, लिया शब्द सहायक क्रिया। चाची माँ के पास चली गई, गई सहायक क्रिया। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, गए सहायक क्रिया। मैं चुपचाप लौट आया, आया सहायक क्रिया। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पे पड़ा रहा। तो रहा जो शब्द है वो सहायक क्रिया है। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, लगा भी सहायक क्रिया। रिश्तेदार दूसरे गांव से मिलने आते हैं। अब बच्चों इस वाक्य में देखना, मिलने आते हैं तो मिलने हमारी मुख्य क्रिया है, आते सहायक क्रिया है और है को हम लोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं देखेंगे। रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची। तो यहाँ पे पहुंचना जो है, पहुंची जो है वो सहायक क्रिया है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, लगा सहायक क्रिया। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। तो यहाँ पड़ी सहायक क्रिया। मैं सकारात्मक सोचने लगी, लगी सहायक क्रिया। फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। तो यहाँ पे जो जाओ है वो हमारा सहायक क्रिया है। मानो फूट फूट कर रो रही थी। तो रही थी, अब यहाँ पे भी बच्चों ध्यान देना, रो रही थी, रो है मुख्य क्रिया, रही सहायक क्रिया और थी को हम लोग किसी भी प्रकार से कंसीडर नहीं करेंगे क्रिया के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सहायक क्रिया देखी, सहायक क्रिया संबंधी कुछ विशेष बातें देखी, परीक्षा में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो भी देखा और आपको उसका हल या उत्तर कैसे लिखना है, इन सभी बातों पर हमने आज चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह सहायक क्रिया अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास ज़रूर करेंगे। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से एक आत्म मनोबल मिलता है, ताकि मुझे ऐसा लगता है
कि बच्चों को सचमुच में ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मुझे इसी तरह से बच्चों के लिए और भी क्रिएटिव वर्क करते रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि इस वीडियो का सभी लाभ उठा सकें। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और मिलते हैं अगले वीडियो में।